हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोर 3 सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके ऊपर। तो ये हमारा जो सिलेबस है इसमें हमें देखना है मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर कम्प्लीटली, लेकिन इसके साथ और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मौर्य एंड गुप्ता के बीच के पीरियड का है, उसे भी हमें देखना है। तो हम देखते हैं, जो पहला पॉइंट है वो है एम्पायर बिल्डिंग इन इंडिया महाजनपदा टू किंगडम। मतलब किस तरह से साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना हुई, किस तरह से जनपद बने, फिर महाजनपद बने, और उन महाजनपदों में से मगध कैसे एक साम्राज्य बना, एक किंगडम बना, और मौर्यों ने फिर कैसे वहाँ पर शासन किया, इस चीज़ को हमें देखना है। फिर फॉर्मेशन ऑफ मौर्य एम्पायर, मौर्यन एम्पायर जो था उनके उसका स्थापना कैसे हुआ, उसके संस्थापक कौन थे, उनकी पॉलिटी क्या थी, इकोनॉमी कैसा था, सोशियो कल्चर एस्पेक्ट देखेंगे, और फिर एट लास्ट हम लोग डाउनफॉल को देखेंगे। फिर आता है थर्ड में पोस्ट मौर्यन एम्पायर, यानी मौर्यों के बाद, मौर्यों के डाउनफॉल के बाद या मौर्यों के पतन के बाद कौन कौन से वंशों का यहाँ पर स्थापना हुआ और कौन कौन से शासक यहाँ पर शासन किए, या फिर बहुत सारे जो विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर आए उनके बारे में हम देखेंगे। पूर्व मौर्योत्तर या मौर्योत्तर काल में, पहले तो मौर्यों के पतन के बाद बेसिकली हम लोग जानते हैं सुंग, कण्व, सातवाहन, ये सारे थे। और उसके साथ साथ कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी हुए, जिसमें इंडो ग्रीक, दैट मीन्स हिंद यूनानी थे, शक थे, पहलव थे, कुषाण थे, जिसमें हमें डिटेल में पढ़ना होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग इंडो ग्रीक और कुषाण्स। चूँकि कुषाण्स का बहुत ही लंबा इतिहास है, क्योंकि उनके अचीवमेंट्स भी अधिक है। कनिष्क के थ्रू हम देखते हैं कि बहुत सारे अचीवमेंट यहाँ पर किए गए हैं, तो हमें ये वाला पोर्शन देखना है, और साथ में सातवाहन्स भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट आता है इम्पीरियल गुप्तास, जो गुप्ता वंश था या गुप्त एम्पायर था उसे हमें देखना है। क्लासिकल एज था, जैसे कि हम जानते हैं हमारे प्राचीन भारत का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है गुप्त काल, उसके बारे में हम देखेंगे। पॉलिटी देखना है, यानी राजनीतिक व्यवस्था यहाँ की कैसी थी, इकोनॉमी कैसा था, सोशियो कल्चर एस्पेक्ट देखेंगे, यानी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, कल्चर कैसा था, आर्ट एंड कल्चर देखना है, मतलब कला भी हमें देखना है, और फिर लास्ट में इसका पतन कैसे हुआ, डाउनफॉल देखेंगे। तो बेसिकली हम मगध से लेकर हमें गुप्तास के डाउनफॉल तक को देखना है, यानी एंशंट इंडिया का ये पोर्शन हमें इस कोर में देखना है। सिलेबस के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न है, और एग्ज़ाम में ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं 2019 का सेकेंड सेमेस्टर कोर 3 का क्वेश्चन है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर है, जैसे कि पहले आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने होते हैं, वो 1 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपको ऑप्शन भी मिला हुआ है। तो देखिए, पहले क्वेश्चंस पर हम आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन विदेशी पर्यटक आया था? तो इसका उत्तर बड़ा ही ये कॉमन क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा मेगास्थनीज, जो कि एक यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। मौर्य युग के एक सिंचाई व्यवस्था का नाम लिखें। चूँकि मौर्य युग में सिंचाई को लेकर बहुत ही अधिक ध्यान दिया गया था, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें कई नहरों का निर्माण किया गया था, बांधों का निर्माण किया गया था। साथ में स्टेप वेल्स भी हम देखते हैं कि मौर्यों के टाइम में स्टेप वेल भी हमें साक्ष्य मिले हैं। और मौर्यों की जो सिंचाई व्यवस्था थी, समुचित इसका प्रबंध किया गया था, जिसे हम सेतु बंध के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अग्निमित्र किस वंश के राजा थे? तो इसका उत्तर होगा अग्निमित्र सुंग वंश के राजा थे, जो कि पुष्यमित्र सुंग के बाद आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोडोरस कौन था? तो हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत था, जो कि पाल शासक भागभद्र के काल में आया था, और जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा कुजुल कडफिसस। नेक्स्ट है, मिनांडर कौन था? तो मिनांडर एक हिंद यूनानी शासक था। जैसे कि हम जानते हैं मौर्योत्तर काल में हिंद यूनानी राजाओं का आक्रमण हुआ था, या हिंद यूनानी जाति का आक्रमण हुआ था, जिसमें मिनांडर सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसे बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी का नाम लिखे। अर्थात सातवाहनों की राजधानी क्या थी? तो प्रतिष्ठान थी सातवाहनों की राजधानी, जो बेसिकली महाराष्ट्र वाले एरिया में पड़ता है। एप्थलाइट कौन थे? तो एप्थलाइट जो थे वो हून जाति की एक शाखा थी। क्योंकि हम देखते हैं मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में जो है वो, या गुप्तों के अंतिम काल में हूनों का आक्रमण हुआ है, तो हूनों की जो एक शाखा है वो एप्थलाइट के नाम से जानी जाती है।
क्योंकि क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आंसर कर दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका रिटर्न सब कुछ मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, लिंक नीचे है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर सारे आंसर आपको लिखे हुए मिलेंगे। अगर आपको सुनने में या फिर कोई अगर स्पेलिंग में कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारे आंसर को आप लिख सकते हैं, वहाँ सारे आंसर लिखे हुए हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स के इस क्वेश्चन में हम लोग देख लें। समाहर्ता एवं सन्निधाता कौन थे? समाहर्ता एवं सन्निधाता ये दोनों ही अधिकारी हुआ करते थे, तो इनका काम क्या है हमें वो देखना है। तो समाहर्ता जो था वो राजस्व विभाग का प्रधान था और सन्निधाता जो था वो राजकीय कोषाध्यक्ष था। नेक्स्ट है ब्राह्मण क्रांति कहने से आप क्या समझते हैं? तो ब्राह्मण क्रांति जो है वो बेसिकली ब्राह्मण जाति के विस्तार या प्रसार के लिए या अपनी और अधिक विस्तार के लिए जो ब्राह्मण जाति के जो लोग थे उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विरोध में जो क्रांति की थी वो ब्राह्मण क्रांति के नाम से जानी जाती है। तो जो कि हम देखते हैं मौर्योत्तर काल में, सुंग वंश के काल में भी हम देखते हैं कि ये क्रांति हमें देखने को मिला। शासकों के द्वारा भी किया गया है ये क्रांति, विद्वानों के द्वारा भी किया गया है। तो इसका आप रिटर्न आपको जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नीचे आप एक बार जरूर देख लें डिस्क्रिप्शन में। कुषाणों के इतिहास के संपर्क में 2 चीनी स्रोतों के नाम लिखें। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कुषाण थे उनका संबंध चीन से था, ये चीन के उधर से ही यहाँ पर आए थे। तो बहुत सारे चीनी ग्रंथ ऐसे हैं, बहुत सारे चीनी स्रोत ऐसे हैं जिनमें हमें कुषाण के बारे में जानकारी मिलती है। तो जिसमें एक इम्पॉर्टेंट हम जो बुक देख लें वो आपका है हाउ हांशु एक बुक है। साथ में और भी पुस्तकें हैं, कुछ सिक्के भी हैं जो कि आपको मिले हैं। जैसे कनिष्क के भी सिक्के हैं वो चीन में मिले चुके, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा। लेकिन बुक में अगर हम देखें तो हाउ हांशु है और भी 1-2 बुक है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको इसका रिटर्न लिखा हुआ है, वहाँ आप जरूर से देख लें। गांधार शिल्प की 2 प्रधान विशेषताओं का उल्लेख करें। गांधार शिल्प ये कला है, कुषाण काल की एक कला है, ये इसकी विशेषता है। तो हम देख लें गांधार शिल्प की अगर हम विशेषता देखें तो बहुत सारी विशेषताएं थी, लेकिन आप लोगों को यहाँ 2 ही पूछा गया है। पहला तो ये हो जाएगा ये हिंदू यूनानी कला का मिश्रण था। दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि इसमें गहरे नीले एवं काले पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। यह कला कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। इसमें बुद्ध की प्रतिमाओं से इस कला का संबंध है और ये एक कुषाण कालीन कला है। इसकी अपने आप की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो कला है वो कौन से काल की है? कुषाण काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धम्म महामात्र कौन थे? तो धम्म महामात्र अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति की थी वो धम्म महामात्र थे। इनका काम था धम्म का प्रचार प्रसार करना। ग्रहण परिमोक्ष की नीति क्या है? ग्रहण परिमोक्ष की नीति यही है कि अगर कोई शासक कहीं पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है लेकिन फिर वो दया करके उसे फिर से उसके जो शासन व्यवस्था है उसे ही सौंप देता है या उसे छोड़ देता है, तो ये हो गया ग्रहण परिमोक्ष की नीति। तो इसका लिंक बेसिकली हम देखते हैं समुद्रगुप्त के लिए ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने कुछ ऐसे क्षेत्र में शक्ति स्थापित कर ली थी, लेकिन फिर भी समुद्रगुप्त ने उन राजाओं को उनका क्षेत्र वापस कर दिया था। तो ये हो गया ग्रहण परिमोक्ष की नीति। इसका आंसर भी आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कालिदास के 2 नाटक एवं काव्य का नाम लिखे। कालिदास के कोई भी 2 नाटक एवं काव्य आपको लिखना है, तो इसमें आप लिख सकते हैं। कालिदास के तो बहुत सारे वर्णन हैं, इसमें आप अभिज्ञान शकुंतलम लिख सकते हैं, मालविकाग्निमित्र लिख सकते हैं, ये 2। बलि एवं भाग कहने से क्या समझते हैं? बलि एवं भाग, जैसे कि हम देख ले कि बलि प्राचीन काल से ही चलता एक कर व्यवस्था है। तो इसमें अगर हम मौर्य काल के संदर्भ में देखें तो ये एक धार्मिक कर था, स्वैच्छिक कर था जो राजा को दिया जाता था। और भाग जो है वो बेसिकली स्वतंत्र किसानों पर कर था जिन्हें अपने उपज का कुछ भाग राजा को देना पड़ता था, तो ये भाग कहलाया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आपको इसमें से करने हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं जस्ट क्वेश्चन को आपको समझा दे रही हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या कुछ पूछना हो या पर्टिकुलर किसी भी चीज़ पे जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं फिर उसी से रिलेटेड आपको
इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो मेगास्थनीज के विवरण के आधार पर पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था की आलोचना करें। अर्थात मेगास्थनीज जब यहाँ पर आया तो उसने यहाँ मौर्यों के समय जो पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था थी उसका उसने वर्णन किया है। तो उसी की आपको आलोचना करना है कि उसने यहाँ के बारे में किन किन चीज़ों का वर्णन किया है पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में। नेक्स्ट जो है अशोक के धम्म के ऊपर एक टीका लिखे है। अर्थात अशोक ने जो धम्म चलाया था उस पर आप एक संक्षिप्त नोट लिखते हैं। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित राजस्व व्यवस्था की संक्षेप में आलोचना करें। अर्थात कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उस अर्थशास्त्र में जो राजस्व व्यवस्था का वर्णन किया गया है उसके बारे में हमें लिखना है। ये 5 मार्क्स का है तो थोड़ा इसका लॉन्ग आंसर आपको लिखना होगा, कम से कम 1 पेज में। संक्षेप में गौतमीपुत्र सातकर्णी जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध या बोलेंगे सातवाहन वंश का महानतम शासक था, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। गुप्त साम्राज्य के ऊपर हूण आक्रमण का प्रभाव क्या था। जैसे कि मैंने पहले शॉर्ट क्वेश्चन में भी बताया कि गुप्तों के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था। हूण एक जाति थी, ये एक बर्बर अत्यंत ही विशाल जाति थी जिसने कई आक्रमण किए हैं यहाँ पर। तो गुप्त साम्राज्य में जब ये आक्रमण हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलता है, इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप लोगों का ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आप लोगों को एक क्वेश्चन इसमें से करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से आपको एक करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, साम्राज्य निर्माता के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के कृतित्व की आलोचना करें। अर्थात क्या चंद्रगुप्त मौर्य ही वास्तविक साम्राज्य निर्माता था? अगर ऐसा भी क्वेश्चन है तो उसका भी मीनिंग यही है। अर्थात साम्राज्य निर्माण के लिए उसने क्या क्या किया, उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर लिखना है कि एक साम्राज्य निर्माता के रूप में उसकी क्या क्या कृतियाँ थी, क्या क्या अचीवमेंट्स थे या क्या क्या उसके वर्क थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन आपको करना है। कुषाण एवं सातवाहन के समय में 2 इंडो रोमन वाणिज्य की प्रकृति की संक्षेप में आलोचना करें। यानी इंडो रोमन जो भी व्यापार वाणिज्य होता था कुषाण और सातवाहन के काल में, उसके बारे में यहाँ लिखना है। लास्ट जो क्वेश्चन है, नारी की अवस्था को केंद्र में रखकर मौर्य एवं गुप्त के समाज व्यवस्था की विस्तार से आलोचना करें। बेसिकली आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि सामाजिक व्यवस्था लिखना है, यानी समाज में मौर्य काल में नारियों की स्थिति क्या थी और गुप्त काल में नारियों की स्थिति क्या थी, इनका एक कंपैरिजन आपको करना है, इनका आलोचना करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और जो भी आप लोग को नहीं समझ में आया हो आप वो पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में सारे आंसर दिए हुए हैं तो आप वहाँ से इसे नोट डाउन कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।